नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी, जिसकी ये आज 19th टेस्ट सीरीज रहने वाली है। ठीक है, 18 अभी तक आपको टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवाई जा चुकी हैं। आज ये 19वीं टेस्ट सीरीज में आपको यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक पिछली टेस्ट सीरीज नहीं देखी, आप उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उन टेस्ट सीरीज को भी जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए देखिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे, उत्तराखंड के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा, हिंदी के क्वेश्चंस मिलेंगे और कंप्यूटर के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता आपको कंटिन्यू करवाई जाएगी। और जो इसकी पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम चैनल में मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, पिछली मैंने टेस्ट सीरीज जितनी भी थी शेयर कर दी थी, अब आगे की जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 19 स्टार्ट कर लेते हैं, भाग 1 हिंदी से। ठीक है, तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो दोहा जो होता है आपका दोहा छंद जो होता है उसमें प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं। 4 चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-11, 13-11 या फिर 13-13, 11-11, 11-11, 13-13 या फिर 11-13, 11-13। ठीक है, तो जो दोहा होता है उसके प्रत्येक जो 4 चरण जो होते हैं उसमें पहले चरण में कितनी मात्रा होती है? 13 मात्राएं होती है। दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती है। तीसरे चरण में फिर 13 मात्राएं होती है और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। यानी कि 13-11, 13-11 किस में होती है? दोहे में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13-11, 13-11। यानी कि देखिए जो विषम चरण है वह आपका उसमें 13 मात्राएं होती है और जो सम चरण है उसमें आपकी कितनी होती है? 11 मात्राएं होती है। किसमें होती है? दोहे में होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि चौपाई में क्या होती है मात्राएं। चौपाई की अगर हम बात करें, ठीक है, तो चौपाई में देखिए जो चरण होते हैं 4 चरण होते हैं, इनमें चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। 16-16-16-16 यानी कि चारों चरणों में कितनी मात्रा होती है? चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ऐसी आपका एक होता है सोरठा। सोरठा आपने सुना होगा। सोरठा में क्या होता है? तो सोरठा में आपका 11, 13, 11, 13। ठीक है, यानी कि जो आपका विषम होता है, विषम में आपका यहाँ पे अपोजिट हो जाता है आपका दोहे का, यानी कि विषम में आपकी 11-11 और सम में आपकी 13-13 मात्राएं होती है। ठीक है, तो यहाँ दोहे का पूछा तो दोहे में 13-11, 13-11 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है। ठीक है, बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है। देखिए रेडियो आता है, टेलीविजन आता है, समाचार पत्र नहीं आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंटरनेट भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका रेडियो भी आता है, टेलीविजन भी आता है, इंटरनेट भी आता है। जैसे आप सोशल मीडिया प्रयोग करते हो वो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। फेसबुक ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हो भी आपका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साधन है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि क्या नहीं आता, तो समाचार पत्र नहीं आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी व्याकरण में भाव विस्तार को डैश 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 भी कहा जाता है। समास, मुहावरा, संक्षेपण या फिर पल्लवन। ठीक है, तो भाव विस्तार यानी कि कुछ पंक्तियां दे रखी उनको और एक्सप्लेन करके उदाहरण के साथ अगर आप उसका विस्तार करेंगे तो उसको पल्लवन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लवन को क्या बोलते हैं? भाव विस्तार बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही कोई बहुत बड़ा पैरा अगर आपको दे रखा है उसका सार आपने लिखना है तो क्या बोलेंगे? उसको संक्षेपण, माने कि इसको छोटे फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बोलते हैं? उसको संक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? संक्षेपण बोलते हैं। यहाँ आपका भाव विस्तार, तो भाव विस्तार आपका पल्लवन हो गया। तो एक तरह से पल्लवन अपोजिट हो जाएगा किसका? संक्षेपण के। यानी कि पल्लवन का मतलब आप विस्तार करना और संक्षेपण का मतलब आपका उसको शॉर्ट करना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाव विस्तार को पल्लवन बोला जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फूल देई छम्मा देई लोकगीत किस कोटि में आता है। ठीक है, तो ये फूल देई छम्मा देई क्या है? आपका एक गीत है। किस तरह का गीत है? बाल गीत है, नृत्य गीत है,
पर्व संबंधी गीत है या फिर भगनौल गीत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है फूलदेई छम्मा देई जो आपका लोकगीत है, पर्व संबंधित गीत है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फूलदेई एक त्योहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। फूलदेई एक क्या है, लोक पर्व है। उसमें ये फूलदेई छम्मा देई लोकगीत यानी कि गीत को गाया जाता है। ठीक है, ये फूलदेई त्योहार होता है चैत्र माह के महीने में मनाया जाता है। चैत्र माह के महीने में मनाया जाता है। इसमें जो युवतियां होती हैं वो क्या करती हैं, फूल इकट्ठा करती हैं, उनको अपने घर की दहलीज पे और अपने अन्य जो आपके गाँव में जो दहलीज होती है वहाँ पे उनको बिछाया जाता है। ठीक है, तो इस त्योहार में फूलदेई में तो चैत्र माह के महीने में मनाया जाता है। इसमें फूलदेई छम्मा देई लोकगीत गाया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पर्व संबंधित ये आपका गीत है। ठीक है, तो अच्छी फसल हेतु देवताओं को दिए जाने वाली श्रद्धा होती है इस फूलदेई पर्व में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 2002 में, 2010 में, 8 में या फिर 5 में? ठीक है, तो उत्तराखंड में भाषा संस्थान की जो स्थापना हुई थी 2010 में हुई थी। इसका जो अधिनियम था उत्तराखंड का भाषा संस्थान का जो अधिनियम था वो 2009 था, बट इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी कभी थी 2010 में हुई थी, अधिनियम 2009 के तहत। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड भाषा संस्थान। तो उत्तराखंड में भाषा को बढ़ावा देने के लिए उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए भाषा संस्थान की स्थापना हुई थी 2010 में। ठीक है, तो उत्तराखंड की देखिए 2 आपकी भाषाएं हैं, एक आपकी हिंदी है, दूसरी आपकी संस्कृत है, आधिकारिक भाषाएं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, उत्तराखंड भाषा संस्थान 2010 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला आइस स्केटिंग रिंक कहाँ शुरू किया गया है? ठीक है, तो ये पूरे दक्षिण एशिया का पहला आइस स्केटिंग रिंग है। इसको कहाँ स्टार्ट किया गया है? देहरादून में स्टार्ट किया है। तो देहरादून में आपका महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में दक्षिण एशिया का पहला आइस स्केटिंग रिंक शुरू किया गया है, जहां पे आइस स्केटिंग, आइस हॉकी जैसे प्रतियोगिताओं का अब वो किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। पहले ये आइस रिंग देखिए काफ़ी समय पहले बना था, 2012 में बना था, बट तकनीकी खामियों के कारण वह बंद हो गया था, जिसको अब पुनः उसका जीर्णोद्धार कर दिया गया है और अब ये आपका स्टार्ट हो चुका है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में हिमाद्री आपका स्थान है, हिमाद्री में ये आइस रिंग स्थापित है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, हिमाद्री परिसर में ये आइस स्केटिंग रिंग शुरू किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कहाँ सेना का पहला FM रेडियो स्टेशन जिसका नाम है पंचाशूल पल्स शुरू किया गया है? ठीक है, तो ये सेना का पहला FM रेडियो स्टेशन होने वाला है जिसका नाम रखा है पंचाशूल पल्स। कहाँ शुरू किया गया? हल्द्वानी में, पिथौरागढ़ में, देहरादून में या फिर रानीखेत में? ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ जनपद में ये पंचाशूल पल्स नाम से रेडियो स्टेशन, FM रेडियो स्टेशन शुरू किया गया। ठीक है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी रहने वाली है, किस फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा? तो ये करेगा आपका 88.4 FM पे काम करेगा, मेगाहर्ट्ज पे काम करेगा। 88.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे पंचशूल पल्स रेडियो स्टेशन काम करेगा। ठीक है, तो इसका जो दायरा है 12 किलोमीटर का इसका दायरा है, यानी कि 12 किलोमीटर तक इसको सुन पाएंगे, 12 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र के जितने भी लोग होंगे इसको सुन पाएंगे। इसका जो उद्घाटन है वह जेसीओ अनिग सेन गुप्ता ने किया है। ठीक है, तो ये सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग है
अनिग सेनगुप्ता, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। पिथौरागढ़ जनपद में ये सेना का पहला एफएम रेडियो स्टेशन पंचाशूल शुरू किया गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? ठीक है, तो 2025 में राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार दिया गया, कितने लोगों को दिया गया? तो उत्तराखंड के 9 लोगों को दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान का वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया? ठीक है, तो हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जो है उसने वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? रजत जयंती वर्ष, जल वर्ष, पर्यावरण संरक्षण वर्ष या फिर पर्यटन वर्ष? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल वर्ष। ठीक है, तो जल वर्ष के रूप में मनाया जाएगा 2025 को हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान द्वारा। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 2003 में हुई थी। ठीक है, तो हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी संस्थान जल वर्ष के रूप में मनाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड की नई सौर ऊर्जा नीति के अनुसार वर्ष 2027 तक कुल कितनी मेगावाट सौर क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए नई सौर ऊर्जा नीति लागू की गई। इसके अंतर्गत 2027 तक उत्तराखंड 2500 मेगावाट का उत्पादन करेगा, बिजली का उत्पादन करेगा 2500 मेगावाट का, जिसमें से अभी 250 मेगावाट कंप्लीट की जा चुकी है। 250 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त कर दिया जा चुका है। 2027 तक 2500 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए सौर ऊर्जा से भारत ने, यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लक्ष्य रखा है 2030 तक भारत में 500 गीगावाट, ये भी आप याद रखिए, 500 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन का लक्ष्य रखा है 500 गीगावाट का। कब तक? 2030 तक। ठीक है, ऐसी 2070 का लक्ष्य क्या रखा है? कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य रखा है 2070 तक भारत ने। ठीक है, तो ये सारे आपको जो लक्ष्य हैं ये आपने याद रखने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2500 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अब देखने वाले हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर आपने चुनना है। एक तरफ आपको उत्तराखंड की महिलाएं दे रखी है, उनका कार्य क्षेत्र आपने बताना है कि कौन सा महिला किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो वंदना कटारिया का संबंध किससे है? वंदना कटारिया हॉकी प्लेयर है। मानसी नेगी किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से। ठीक है, वॉक रेस से संबंधित है, एथलेटिक्स। एकता बिष्ट आपकी किससे संबंधित है? तो एकता बिष्ट का संबंध क्रिकेट से है। ऐसी हंसा मनराल का संबंध किससे है? भारत तोलक से है। ठीक है, तो भारत तोलक से संबंध है हंसा मनराल का। ठीक है, वंदना कटारिया हॉकी यानी कि सेकंड हो जाएगा। बी का यानी कि मानसी आपकी एथलेटिक्स से संबंधित है, 4 हो जाएगा। एकता बिष्ट क्रिकेट से संबंधित है, हंसा मनराल आपके भारत तोलन। तो 2431 आपका 2431 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर आपने चुनना है। एक तरफ आपको छावनियां दे रखी हैं, एक तरफ आपको स्थापना वर्ष दे रखे हैं। आपने बताना है कि किस छावनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो उत्तराखंड में टोटल 9 छावनियां आपको पता होंगी। यहाँ पे देखिए देहरादून छावनी की अगर हम बात करें तो देहरादून छावनी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1814 में हुई थी। ठीक है, अल्मोड़ा की कब हुई थी? अल्मोड़ा छावनी की स्थापना 1815 में हुई थी। रानीखेत की कब हुई थी? रानीखेत छावनी की स्थापना 1869 में हुई थी। और चक्राता की कब हुई थी? 1866 में हुई थी। ठीक है, तो इनमें सबसे पुरानी चक्राता की छावनी है। ठीक है, तो देहरादून का 1814 हो जाएगा यानी कि 4, अल्मोड़ा का 1815 यानी कि 1, रानीखेत की 1869 यानी कि 2 और चक्राता की 1866 यानी कि 3। ठीक है, तो 4123 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर आपने चुना। एक तरफ आपको योजनाएं दे रखी है, दूसरी तरफ आपको बताना है कि आपको इनकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो पिरूल लाओ पैसों कमाओ, ये आपकी उत्तराखंड में जो योजना है ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी आपकी 8 मई 2025 को। ठीक है, 8 मई 2025 तो नहीं होना चाहिए, 8 मई 2024 होगा ये। ठीक है, 8 मई 2024 होगा। 8 मई 2024 को ही शुरू की गई थी पिरूल लाओ पैसों कमाए। ठीक है, तो यहाँ पे मिस प्रिंट हो रखा है। लखपति दीदी योजना की शुरुआत आपकी 4 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना आपकी ये कोविड के बाद चलाई गई थी। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2 अगस्त 2021 को हुई थी। ठीक है, तो जो कोविड में जो बच्चे अनाथ हो गए थे, जिनके माता पिता नहीं रहे थे, उनके लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना चलाई गई थी। घस्यारी कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? तो घस्यारी कल्याण योजना जो है आपकी 30 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी। ठीक है, तो यानी कि पहले का आपका क्या बना? सेकंड, दूसरे का आपका बना फर्स्ट, तीसरे का आपका बना फोर्थ, और फोर्थ का बना आपका थर्ड, यानी कि 2143 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, उत्तराखंड बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आपका 9.83% था, बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत है, ये आपका द्वितीय क्षेत्र होगा। ठीक है, और ये होगा आपका तृतीय क्षेत्र, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो राज्य की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान 43.46% था, बिल्कुल ठीक है। राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान 46.71% था, बिल्कुल ठीक है। यानी कि तीनों ही कथन सही हैं। ये देखिए परीक्षाओं में पूछा भी गया, भी एक हाल ही में जो परीक्षा हुई थी आपकी उसमें लोअर पीसेस में, उसमें भी शायद ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.83, द्वितीयक का 43.46 और तृतीयक का 46.71। ये आपको परसेंटेज याद होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो तीनों ही कथन सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है। एक तरफ आपको संरक्षण आरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं, स्थापना वर्ष आपने बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ संरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं, आपको बताना है कि किसका स्थापना वर्ष कब है। ठीक है, तो आसन वेटलैंड यानी कि आसन आपका जो आर्द्रभूमि, आसन आर्द्रभूमि आपकी ये कहाँ पे है? देहरादून जनपद में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देहरादून जनपद में है आसन वेटलैंड। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आसन वेटलैंड की जो सुमेलित कर आपने सही उत्तर चुनना है ना। तो देखिए आसन वेटलैंड की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 2005 में। ठीक है, नंदा देवी बायो रिजर्व ये आपका कहाँ है? चमोली जनपद में है। ठीक है, चमोली जनपद में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी, 1988 में हुई थी। पवलगढ़ संरक्षण कहाँ है? तो पवलगढ़ आपका कहाँ है? रामनगर में है, रामनगर नैनीताल में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी पवलगढ़ संरक्षण की? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 2012 में हुई थी। एक है आपका नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये आपका नैनीताल में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। ठीक है, तो पहले का आपका आसन वेटलैंड का 2005 यानी कि फोर्थ बना, दूसरे का आपका पहला, तीसरे का आपका दूसरा, और चौथे का आपका तीसरा। 4123 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? ठीक है, तो हाल ही में देखिए सकल घरेलू उत्पाद, इसको जीडीपी भी बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जीडीपी से पता चलता है कि हमारे देश की ग्रोथ कितनी हो रही है। ठीक है, तो जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष अब चयन किया गया। इससे पहले जो था आधार वर्ष 2011-12 के आधार पे काउंट हो रहा था। ठीक है, अब नया आधार वर्ष आ गया है। क्या आ गया है वो? तो जो नया आधार वर्ष जो अब आपका जीडीपी के लिए रहेगा वो रहेगा आपका
2022 और 23, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2022-23 को अब जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष चुन लिया गया है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर को कितना अनुमानित किया है, ठीक है। तो भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित लगाई है विश्व किसके द्वारा, विश्व बैंक द्वारा 2025-26 के लिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 6.3%। इन्होंने बोला है कि भारत की जो विकास दर रहेगी 2025-26 में 6.3% रहेगी। किसने बोला है? वर्ल्ड बैंक ने बोला है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 6.3%। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। भारत के नए नियंत्रक लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं, ठीक है। तो ये CGA है। एक होता है आपका कैग जिसको CAG बोला जाता है। CGA यहाँ आपसे पूछा है कि भारत के CGA कौन बने हैं, तो नए CGA आपके SS दुबे बने हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि कैग कौन बने हैं हाल ही में, तो भारत के जो नए कैग बने हैं वो बने के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति, ठीक है। तो जब ऑप्शन में आएगा, मान लिया कैग पूछा है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में आपको ये भी दे देगा, या फिर आपसे पूछेगा CGA कौन है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन में ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, तो वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने ये याद रखना है, एक CGA अलग होता है और CAG अलग होता है, ठीक है। CGA की फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो CGA की जो फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर, G से होता है आपका जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी किसकी, CGA की फुल फॉर्म। अगर आपसे पूछेगा CAG, तो CAG की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कैग की फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होती है और CJ की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो ये इसमें अकाउंट्स आ जाएगा, इसमें आपका क्या आ जाएगा, ऑडिट्स आ जाएगा। ये अलग अलग है दो चीज, ठीक है। तो CGA पूछेगा तो SS दुबे हैं, कैग पूछेगा तो के संजय मूर्ति है। कैग क्या जो हमारे संविधान में वर्णन है, किस अनुच्छेद में है? कैग हमारा आपका अनुच्छेद 148 में है, ठीक है। तो ये भी पूछता है 148 में आपका कैग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। तो खान क्वेस्ट क्या है? एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, यानी कि इसमें कई राष्ट्र इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं खान क्वेस्ट नाम के सैन्य अभ्यास में, ठीक है। तो इसमें देखिए भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये खान क्वेस्ट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? खान क्वेस्ट जो है आपका उलान, ये आपको नाम याद रखना है, उलान बाटार। दोबारा मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ, उलान बाटार, ये नाम याद रखना। उलान बाटार आपका ये कहाँ है? मंगोलिया में है। मंगोलिया के उलान बाटार में खान क्वेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, इसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंगोलिया में इसका आयोजन किया जा रहा है, किसका? खान क्वेस्ट, जो एक आपका बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। 14 से 28 जून तक 2025 तक इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा मंगोलिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है, ठीक है। तो तेंदुआ राजधानी किसको बनाया गया है? इंदौर को, नागपुर को, देहरादून को, या फिर बेंगलुरु को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंगलुरु को, ठीक है। तो बेंगलुरु को तेंदुआ राजधानी बनाया गया है भारत की, ठीक है। तो भारत की तेंदुआ राजधानी कौन बन गई है? बेंगलुरु बन गई है। बेंगलुरु में देखिए 80 से 85 तेंदुए, जंगली तेंदुए पाए गए हैं। 80 से 85 तेंदुए पाए गए हैं, ठीक है।
ऐसी मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई को इसने पीछे छोड़ा है। मुंबई में कितने तेंदुए, 54 तेंदुए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बेंगलुरु को बनाया गया भारत की तेंदुआ राजधानी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अब यहाँ पे कंप्यूटर के स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आधुनिक कंप्यूटर की जो गति होती है किस में मापी जाती है, कैरेक्टर्स पर मिनट में, या फिर पेजेस पर मिनट में, लाइंस पर मिनट में, या फिर बिट में, ठीक है। तो आधुनिक प्रिंटर, जो मॉडर्न प्रिंटर होता है, उसकी जो गणना है, गति की जो गणना है आपकी पीपीएम, फुल फॉर्म है आपकी पेजेस पर मिनट में मापी जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीपीएम, पेजेस पर मिनट है इकाई आधुनिक प्रिंटर की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ठीक है। तो वर्ड में आप जब कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते होंगे तो आप देखते होंगे यहाँ पे फॉन्ट के कुछ स्टाइल आते हैं। एक आता है जैसे बोल्ड आता है ना, एक आता है आपका इटैलिक आता है, एक आता है आपका रेगुलर आता है। ये सारे क्या है, फॉन्ट के स्टाइल है, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर। सबस्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, ये आपका फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है ए की पावर 2, ठीक है। तो ये जो 2 ऊपर लिखा जाता है इसको सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, टिफ का अर्थ क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर में टिफ एक फाइल होती है। टिफ फाइल का मतलब क्या होता है, टिफ, TIFF, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो टिफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी टी से आपका टैग्ड, आई से सॉरी टिफ टैग्ड, एफ से आपकी फाइल, और एफ से आपका फॉर्मेट, ठीक है। तो टिफ फाइल जो होती है आपकी टैग्ड फाइल फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टैग्ड फाइल फॉर्मेट। इसमें देखिए आई जो होता है, आप आई इसका वो होता है, इसमें साइलेंट होता है, ठीक है। तो टैग्ड फाइल फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन को डैश 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 के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि देखिए, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं या आप अपने फेसबुक अकाउंट खोलते हैं या फिर कोई भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब जहाँ आपने अकाउंट बनाना है तो आप अपना लॉगिन नेम और पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। तो जब ये वेरीफाई होता है उसके बाद ही आप वेबसाइट को विजिट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो सत्यापन की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन इस प्रक्रिया को बोला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया ऑथेंटिकेशन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 25, MS वर्ड में थिसारस टूल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो MS वर्ड में जो बच्चे काम करते होंगे उन्हें पता होना चाहिए, थिसारस एक टूल होता है MS वर्ड में। नहीं पता है तो आपको अब आप देख लीजिएगा, सर्च मार लीजिएगा, ठीक है। तो थिसारस एक टूल होता है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, स्पेलिंग सजेशन के लिए, सिनोनियम्स वर्ड्स के लिए, रिएक्टिंग सेंटेंस के लिए, या फिर ग्रामर ऑप्शन के लिए। तो थिसारस टूल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, सिनोनियम्स वर्ड के लिए, यानी कि कोई शब्द है उसके समानार्थी जितने भी शब्द होते हैं उनको ढूंढने के लिए, उनका यूज करने के लिए सिनोनियम्स वर्ड एक थिसारस टूल का प्रयोग किया जाता है, सिनोनियम्स वर्ड के लिए, समानार्थी शब्द के लिए, ठीक है। तो थिसारस का मतलब आपका सिनोनियम्स वर्ड से है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये था आज का पेपर सेट जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों ने देखे। ये टेस्ट नंबर 19 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जो बच्चों ने पुराने टेस्ट नहीं देखे हैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस टेस्ट सीरीज को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे ही बहुत मेहनत से यहाँ पे आपको बनाए गए हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फालतू कोई भी कंटेंट नहीं इस टेस्ट सीरीज में आपको करवाया जा रहा है, जो सारे इंपॉर्टेंट है वही आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है, ठीक है। इससे आपका देखिए उत्तराखंड की भी तैयारी होगी, उत्तराखंड करंट अफेयर्स की भी तैयारी होगी, और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और कंप्यूटर
की भी यहाँ पे तैयारी होगी और हिंदी के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक कंप्लीट पैकेज आपका ये रहने वाला है, इसको आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। अभी आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है और भी आपको ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू में आपके करवाता रहूंगा। ठीक है, तो आपसे बस ये है कि आप पिछली क्लासेस जरूर देख लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उससे मेरे को पता चलेगा कि हाँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और मैं आगे और भी इस तरह से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मैं इसकी PDF भी शेयर कर दूंगा। बाकी जो बच्चे जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो इसमें ना देखिए केवल मैं आपको स्टडी करवाता हूँ, साथ में जो जॉब्स के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको समय रहते आपको दे देता हूँ, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जिस फॉर्म के लिए आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, उसमें प्रमोशन के चांसेस क्या रहते हैं, उसमें आपको कितनी इन हैंड सैलरी मिलेगी, क्या क्या भत्ते मिलेंगे और आगे आपका क्या कैरियर रहने वाला है, क्या आपके लिए फायदेमंद है या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता है ऑलरेडी, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज की जो वीडियो है, आज का जो ये टेस्ट सीरीज थी, इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए इसको वहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।